जादुई गोल्डन टमाटर के पौधे। सागरपुर गांव में मीनू अपनी दो बेटी स्नेहा और प्रिया के साथ रहती थी। प्रिया बड़ी और समझदार थी, लेकिन स्नेहा अभी ज्यादा समझदार नहीं थी। उनका एक छोटा सा सब्जियों का बगीचा था। मीनू और प्रिया मिलकर सब्जियां उगाया करती थी और फिर उन्हें बाजार में ले जाकर बेचा करती थी। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। आलू गोभी मटर ले लो। आलू 15 रुपए किलो और मटर 30 रुपए किलो। उनकी ताजी सब्जियों की बाजार में अच्छी मांग थी। कुछ ही समय में उनकी सारी सब्जियां खत्म हो जाया करती थी। सब्जियां बेचकर वो लोग घर आ जाया करते थे। घर पर मीनू की छोटी बेटी स्नेहा उन दोनों का इंतजार करती थी। स्नेहा के दिल में छेद था, इसलिए वो अधिकतर आराम ही किया करती थी। माँ, दीदी, मैं आप दोनों का ही इंतजार कर रही थी। आप मेरे लिए पकौड़े लेकर आई हो क्या? नहीं बेटी, आज बाजार में पकोड़े बेचने वाला आया ही नहीं था। तेरे लिए पकोड़े तो लेकर नहीं आए हैं, लेकिन देख हम तेरे लिए क्या लेकर आए हैं। अरे वाह, सेब! आप मेरे लिए सेब लेकर आई हो मम्मी, लेकिन मेरा मन तो पकोड़े खाने का कर रहा था। स्नेहा को तली हुई चीजें बहुत पसंद थी, लेकिन तली हुई चीजें उसके लिए जहर से कम नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर द्वारा उसको तली हुई चीजें खाना सख्त मना था। उसके ऑपरेशन के लिए ही उसकी माँ और बहन इतनी मेहनत किया करते थे और हर दिन की कमाई से वे लोग ज्यादातर पैसे अलग कर दिया करते थे। एक बार की बात है, प्रिया अपनी माँ से कहती है, आपको क्या लगता है माँ, स्नेहा के ऑपरेशन के लिए हम कब तक पैसे इकट्ठा कर पाएंगे? पता नहीं बेटी, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। मीनू और प्रिया स्नेहा को बहुत प्यार करती थी। वो किसी भी हालत में बस स्नेहा को ठीक करना चाहते थे। रोज सुबह 5 बजे वो दोनों बगीचे के लिए निकल पड़ते थे। सुबह 9 बजे तक खेतों का सारा काम निपटाकर बाजार में सब्जियां बेचने के लिए चले जाते थे और बाजार में धूप में घंटों खड़े रहकर सारी सब्जियां बेचा करते थे। एक दिन की बात है, मीनू और प्रिया खेतों में काम कर रही थी। तभी मीनू अपनी बेटी प्रिया से कहती है, प्रिया, आज सब्जियां बेचने तुम अकेले बाजार जा सकती हो क्या? हाँ माँ, मैं अकेले बाजार चली तो जाऊंगी, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? गर्मियाँ आ रही हैं बेटी, गर्मियों में टमाटर के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं टमाटर के पौधे खरीद कर ले आऊँ। अभी से ही बाजार में टमाटर के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। फिर तो आप जरूर जाइए माँ और टमाटर के पौधे लेकर आइए, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी स्नेहा के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। उसके बाद प्रिया सारी सब्जियां लेकर बाजार के लिए निकल गई और मीनू टमाटर के पौधे खरीदने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद मीनू एक पेड़ों के नर्सरी में पहुंची। जी कहिए, कौन सा पौधा चाहिए आपको? भैया, मुझे टमाटर के पौधे चाहिए। माफ करना बहन, लेकिन मेरे पास टमाटर का एक भी पौधा नहीं है। सारे पौधे बिक चुके हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मीनू दूसरी नर्सरी में गई और बोली, बहन जी, टमाटर के पौधे हैं क्या आपके पास? नहीं बहन, टमाटर के पौधे तो सारे बिक चुके हैं। ठीक है बहन। उसके बाद मीनू कई और नर्सरी में गई, लेकिन उसे कहीं भी टमाटर के पौधे नहीं मिले। वो उदास हो जाती है और मन में सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? सोचा था टमाटर के पौधों से टमाटर उगाकर बेचूंगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे तो एक भी टमाटर का पौधा नहीं मिला। यही सोचते सोचते मीनू घर की ओर जा रही थी। तभी उसका ध्यान जंगल के बीच बने एक घर पर पड़ा। उस घर के बाहर बहुत बड़ा बगीचा था और पूरे बगीचे की हालत खराब थी। एक बूढ़ी औरत बहुत मुश्किल से उस बगीचे की सफाई करने की कोशिश कर रही थी। मीनू उस बूढ़ी औरत के पास गई और उसने बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा, आपका बगीचा तो इतना बड़ा और खूबसूरत है, फिर इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई? अब मैं तुझे क्या बताऊं बेटी, मेरे पास बड़ा बगीचा तो है, परंतु इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेरी हालत देखो, मैं भला बूढ़ी औरत इतना सारा काम कैसे कर सकती हूँ? कोशिश तो मैं करती हूँ, पर मुझसे हो ही नहीं पाता। कोई बात नहीं अम्मा, मैं आपके बगीचे को साफ कर देती हूँ।
इतना कहकर मीनू बगीचे की सफाई में लग गई। उसने बगीचे से सारे जंगली पौधे काट दिए और उसने पूरे बगीचे की बहुत अच्छे से सफाई की। सारे पौधों को पानी भी डाला। देखो अम्मा, अब लग रहा है ना ये बगीचा बिल्कुल साफ सुथरा। हाँ बेटी, तेरे हाथों में तो जादू है। अम्मा, मेरा भी एक बगीचा है, मैं उसमें सब्जियां उगाती हूँ। हाँ अम्मा, अब मैं चलती हूँ, घर में बच्चे इंतजार कर रहे होंगे मेरा। अरे रुको तो बेटी, 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। इतना कहकर बूढ़ी औरत घर के अंदर जाती है और अंदर से एक छोटी सी पोटली लेकर आती है। पोटली देखकर मीनू कहती है, ये क्या है अम्मा? बेटी, इसमें टमाटर के पौधों के बीज हैं। तुझे टमाटर के पौधे उगाने थे ना, ले इसे ले जा और अपने बगीचे में बो देना। लेकिन अम्मा, आपको कैसे पता चला कि मुझे टमाटर उगाने हैं? मुझे सब कुछ पता रहता है बेटी, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। मीनू ने बूढ़ी अम्मा से वो पोटली ले लिया और वो घर की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर में मीनू अपने घर पहुंच गई। घर में प्रिया सब्जी बेचकर पहले ही घर पहुंच गई थी। उसने अपनी माँ से कहा, बड़ी देर लग गई आपको माँ, और टमाटर के पौधे कहाँ हैं? क्या बताऊं प्रिया, मैंने बहुत सारी नर्सरी में पूछा, लेकिन कहीं भी टमाटर के पौधे मिले ही नहीं। जब मैं घर लौट रही थी तब जंगल में मुझे एक घर दिखा जिसके बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा था और एक बूढ़ी औरत अकेले बगीचा साफ करने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने उन बूढ़ी औरत की बगीचा साफ करने में मदद कर दी। उसी वजह से मुझे आने में देर हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं माँ। और ये देखो बेटी, उस बूढ़ी औरत ने मुझे टमाटर के बीज दिए हैं। पता नहीं उस बूढ़ी औरत को कैसे पता चला कि मैं टमाटर के पौधे खरीदने गई थी। ये तो बहुत अजीब बात है, लेकिन कोई बात नहीं माँ, छोड़िए। हम इन बीजों को कल अपने बगीचे में उगा देंगे। इस बरस नहीं तो अगले बरस पौधे पर टमाटर आ ही जाएंगे। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। अगली सुबह मीनू ने अपने बगीचे में कुछ गड्ढे किए और उसमें टमाटर के बीज डाल दिए और गड्ढों में मिट्टी भर दी। प्रिया, जरा इन्हें भी पानी डाल दो। अभी डालती हूँ माँ। प्रिया ने जैसे ही उस जगह पानी डाला तो उन बीजों से तुरंत पौधे उगने लगे। ये सब देख दोनों माँ बेटी बहुत हैरान हो गए और पौधे के उगते ही उन पौधों पर टमाटर उगने लगे। लेकिन ये टमाटर अलग थे, क्योंकि टमाटर का रंग लाल नहीं था, बल्कि वो तो गोल्डन कलर के थे। माँ, ये कैसा अद्भुत नजारा है, गोल्डन कलर के टमाटर, जरा तोड़कर तो देखो। हाँ बेटी, रुको, अभी देखती हूँ। मीनू ने एक टमाटर तोड़ा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि वो टमाटर सोने का था। प्रिया, ये तो सोने का टमाटर है। सारे पौधों पर सोने के टमाटर उगे हुए थे। मीनू के परिवार के तो भाग्य खुल गए थे। मीनू ने वो सारे टमाटर सुनार को बेच दिए और उनसे उसे बहुत सारे पैसे मिले। उन पैसों से मीनू ने अपनी छोटी बेटी स्नेहा का इलाज करवाया। मुबारक हो आपको, आपकी बेटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब आपकी बच्ची किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह खेल कूद सकती है। बस कुछ दिनों तक इसका और ध्यान रखिएगा। ये सुनकर मीनू और प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा बगीचा खरीद लिया और एक बड़ा घर भी। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। प्रिया, उन बूढ़ी औरत की वजह से आज हमारी जिंदगी बदल गई। मुझे लगता है हमें चलकर उन बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करना चाहिए और इस बार हम अपने साथ स्नेहा को भी लेकर जाएंगे। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। उसके बाद मीनू और उसकी दोनों बेटियां जंगल में गई, लेकिन वहाँ पर तो कोई घर ही नहीं था। माँ, यहाँ तो किसी का घर नहीं है। आपने कौन सा घर देखा था और कौन सी बूढ़ी अम्मा की मदद की थी? बेटी, उस दिन यहीं पर उनका घर था और बगीचा भी था, लेकिन आज तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ी अम्मा प्रकट होती है और कहती है, ये सब तुम्हारे साफ दिल का परिणाम है बेटी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुमने निस्वार्थ भावना से मेरी मदद की, इसलिए मैंने तुम्हें जादुई गोल्डन टमाटर के पौधों का बीज दिया ताकि तुम अपनी बेटियों के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से जी सको।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। आज आपकी वजह से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तभी वो अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है। वो लोग समझ जाते हैं कि उनकी मदद स्वयं फरिश्ते ने की है। वे तीनों आंख बंद करके बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। किसी गांव में शांति और मोहन नाम के दो पति पत्नी रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शांति के कोख में 3 महीने का बच्चा था। एक दिन मोहन शहर में काम से गया हुआ था। वो वापस नहीं आया। एक दिन शांति को मोहन का फोन आता है। शांति, मेरा इंतजार मत करना। मैं अब और गरीबी में जिंदगी नहीं काट सकता। मैंने शहर में एक अमीर लड़की से शादी कर ली है। इतना कहकर मोहन फोन काट देता है। ये सब सुनकर शांति बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? नहीं, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। मुझे अपना पेट खुद से ही भरना होगा। मैं काम करूंगी, मेहनत करूंगी। मैं अपने बच्चे को जीवन की सारी खुशियाँ दूंगी। इतना कहकर शांति अपने आप से वादा करती है कि वो कभी भी हिम्मत नहीं हारेगी। अपने बच्चे को सुरक्षित इस दुनिया में लाएगी और उसका पालन पोषण करेगी। शांति मजदूरी का काम करने लगती है। गर्भवती होने के बाद भी वो ईंट ढोने का काम किया करती। धीरे धीरे वक्त बीतता है। शांति पड़ोस में रहने वाली दाई माँ को बुलाती है। दाई माँ उसके पास आती है और शांति एक बेटे को जन्म देती है। शांति अपने बेटे का नाम हर्षित रखती है। अब शांति हर्षित को लेकर मजदूरी करने जाने लगी। वो हर्षित को एक चादर पर लिटाकर काम किया करती और मजदूरी के पैसे से ही वो अपने बेटे के लिए दूध का इंतजाम किया करती। एक बार शांति के पास दाई माँ आती है और कहती है, शांति, आंधी और तूफान बहुत तेज चल रही है। पूरी बस्ती डूबने वाली है। हमें अपनी झुग्गियाँ खाली करनी होंगी। चल जल्दी कर, नदी के पार करके दूसरे वाले गांव जाना होगा। इतनी तेज आंधी तूफान में मैं हर्षित को लेकर कैसे जाऊं? ये पन्नी लपेट देती हूँ, ये ठीक रहेगा। तेज आंधी और तूफान की वजह से बस्ती के लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव में बैठकर नदी के उस पार जाने लगे। बारिश का पानी भरता ही जा रहा था। शांति भी हर्षित को लेकर एक नाव में बैठी कि तभी एक मगरमच्छ शांति की तरफ उछलने लगता है। अरे अरे, मगरमच्छ यहाँ कैसे? ये हर्षित को झपट रहा है। मेरे बच्चे को मुझे बचाना होगा। मगरमच्छ हर्षित को झपटना चाहता था, लेकिन शांति उसके सामने से नहीं हट रही थी। लेकिन मगरमच्छ ने शांति के मुंह पर वार कर दिया और शांति के मुंह पर बहुत बड़ा घाव हो गया, जिससे उसका चेहरा खराब हो गया और शांति ने अपने बेटे की जान बचा ली। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब हर्षित बड़ा हो गया था। अब वो स्कूल जाने लगा था। एक दिन हर्षित अपनी माँ शांति से कहता है, माँ, कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। सभी के मम्मी पापा आएंगे, तुम भी चलना। ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगी। अगले दिन शांति हर्षित के साथ उसके स्कूल जाती है। शांति के चेहरे को देखकर हर्षित के क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हर्षित, ये तेरी माँ है ना? इनका एक कान कहाँ गया? और चेहरा भी कितना गंदा लग रहा है। अरे अरे, ये चेहरा मत देखो, वरना रात को बहुत बुरे बुरे सपने आएंगे। हर्षित गुस्से में घर आ जाता है। क्या हुआ हर्षित, तुमने अपने टीचर से भी नहीं मिलवाया? ऐसे ही वापस आ गए? तो और क्या करता? तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा देखकर सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। आप मेरी माँ नहीं होती तो अच्छा होता। इतना कहकर हर्षित गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शांति ये सब सुनकर रोने लग जाती है। वक्त बीत जाता है। हर्षित अब और बड़ा हो चुका था। कॉलेज की लड़की सीमा हर्षित को चाहने लगी थी। हर्षित भी सीमा को प्यार करता था। कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं।
सीमा शांति के चेहरे से नफरत करती थी। जब भी शांति उसके सामने आती वो गुस्से में आ जाती थी। हर्षित, माँ को ना साफ साफ मना कर दो। मेरे सामने सुबह सुबह अपना डरावना और मनोज चारा ना लेकर आया करें। गुस्सा मत करो सीमा, मैं माँ को समझा दूंगा। शांति ये सब सुन लेती है और रसोई में जाकर रोने लगती है। तभी हर्षित वहाँ पर आ जाता है। माँ, तुम्हें कितनी बार समझाया है, सीमा के सामने मुंह को ढक कर जाया करो। तुम्हें देखकर वो डर जाती है। बचपन की बात कुछ और थी, मैंने सह लिया, लेकिन सीमा मेरी पत्नी है। उसे इस घर में तकलीफ होगी तो मैं उसे लेकर जिंदगी भर के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। शांति दुखी होकर हर्षित की बातें सुनती रहती है और मन ही मन रोने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। सीमा माँ बनने वाली होती है। सीमा का 9वां महीना चल रहा था। हर्षित को कंपनी के काम के लिए शहर से बाहर जाना होता है। वो सीमा से कहता है, सीमा, मुझे कंपनी के काम से 10 दिन के लिए शहर से बाहर जाना है। अपना और होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। हर्षित, तुम 10 दिन के लिए जा रहे हो? यहाँ पर मैं तुम्हारी माँ के साथ कैसे रहूँगी? उनका चेहरा देखकर मुझे बहुत डर लगता है। तुम अपना जाना कैंसिल नहीं कर सकते क्या? और कितने दिन लगेंगे तुम्हें नया घर लेने में? मेरे से यहाँ पर अब और नहीं रहा जा रहा है। नहीं सीमा, ये मेरी नौकरी का सवाल है। अगर मैं नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरा जाना जरूरी है। कुछ ही दिनों की तो बात है, जब मैं घर आ जाऊंगा तो हम कहीं और जाकर रह लेंगे और माँ को यहीं रहने देंगे। हर्षित, मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा हॉस्पिटल से सीधा नए घर में ही जाए। शांति हर्षित के घर छोड़ने की बात सुनकर घबरा जाती है, पर उस वक्त वो हर्षित को कुछ नहीं कहती। हर्षित 10 दिनों के लिए शहर से बाहर जाता है। सीमा पीछे से एक दिन अपनी सहेली वर्षा को बुलाती है। अच्छा हुआ वर्षा जो तू आ गई, वरना मैं अपनी सास का चेहरा देखकर डर ही जाती। चल आजा अंदर, एसी में बैठते हैं। हर्षित को कहकर अपने कमरे में लगवा लिया था। ये तो तूने ठीक किया, थैंक गॉड। बाहर इतनी धूप थी, एसी में बैठकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। शांति उन दोनों के लिए चाय बनाकर लाती है। सीमा, आंटी जी का चेहरा तो बहुत डरावना है। एक कान कटा हुआ है और बाकी सारा हिस्सा भी देखने लायक नहीं है। आखिर इनका चेहरा ऐसा क्यों है? पता नहीं यार। हर्षित बताते हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से उन्होंने अपनी माँ को ऐसे ही देखा है। मैंने तो हर्षित को कह दिया है, जब वो वापस आ जाएंगे तो हम दूसरे घर में रहेंगे। थोड़ी देर बाद वर्षा चली जाती है। रात में सीमा जब अपने कमरे में सो रही होती है तभी एसी में आग लग जाती है। सीमा गहरी नींद में होती है, उसे होश नहीं होता। धीरे धीरे आग पर्दों तक बढ़ जाती है। आग जब फैलने लगती है, सीमा की नींद अचानक से खुल जाती है और वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लग जाती है। अरे अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, माँ जी मुझे बचाओ। रुको बहू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा मेरे हर्षित की जिम्मेदारी हो। मैं अभी आई। धीरे धीरे आग इतनी बढ़ जाती है कि कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाती है। शांति एक कंबल ढूंढती है और किसी तरह सीमा को बाहर लाने की कोशिश करती है। बहुत ही मुश्किल से शांति सीमा को बचाकर बाहर निकल ही रही होती है कि जैसे ही वो सीमा को कमरे से बाहर करती है, तब तक शांति के कपड़े आग की चपेट में आ जाते हैं। बाहर खड़े हुए लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुला दिया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाहर खड़े हुए लोग कैसे न कैसे शांति को बचाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसी रात सीमा भी बेटे को जन्म देती है और शांति भी जली हुई हालत में थी। फिर भी शांति डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मेरी बहू कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। हर्षित को जब ये खबर मिलती है तो वो दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल में आ जाता है। सीमा, तुम ठीक तो हो ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। हर्षित, अगर मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ माँ जी की वजह से हूँ। आज उन्होंने ही मेरी जान बचाई है, लेकिन वो खुद आग का शिकार हो गई थी। डॉक्टर, मेरी माँ कहाँ पर है? इसके बाद डॉक्टर हर्षित को उसकी माँ के पास ले जाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने हमेशा आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है।
हर्षित, तू तो मेरा बेटा है और एक माँ अपने बच्चे से गुस्सा कैसे रह सकती है बेटा। इसके बाद शांति हर्षित और सीमा को माफ कर देती है। थोड़े ही महीनों में शांति दवाई और गोली की मदद से बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और अपने बहू, बेटे और पोते के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।